हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 2 ऑफ जेपीएससी बैकलॉग पेपर कंडक्टेड डे बिफोर येस्टरडे। पैटर्न वही, फुल मार्क्स 150 एंड टोटल टाइम 3 hours, दैट इज 180 मिनट्स। क्वेश्चन 2 में ये दो पार्ट्स थे। मैंने अपने वीडियोस में भी अच्छे से आपको ये सभी पार्ट्स कवर करवाए हैं, प्लस पीडीएफ्स में भी। एलिट्रेशन, ब्लैंक वर्ड्स, हीरोइक कपलेट, लिरिक, कॉन्सोनेंट्स एंड फ्री वर्ड्स। और आपके पास चॉइस भी थी, यू कुड डू एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन ईच क्वेश्चन। तो सभी पार्ट्स को पढ़ेंगे हम अलॉन्ग विद एग्जाम्पल, और बाद में कंक्लूजन भी रहेगा। इसी तरीके से आप भी एग्जाम में आंसर करिए। मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल्स यूज़ किए हैं जिससे कि एटलीस्ट 1 और 2 आपके दिमाग में फिट रह जाएं। ह्यूमन टेंडेंसी होती है जितना याद किया उसमें से कुछ भूलने की, तो आप कुछ भूल भी जाएंगे इतना लिखा हुआ, तो भी आपकी वर्ड लिमिट इंटैक्ट रहेगी। तो पहले डेफिनेशन दी हमेशा उस कॉन्सेप्ट की जिसके बारे में बात की गई है। Alliteration is a literary device where consecutive words in a phrase or sentence begin with the same consonant sounds, and it is used for various purposes such as adding rhythm, emphasis or musicality. तो consecutive words और phrases एक sentence में same consonant sound के साथ begin होते हैं, जैसे कि Peter Piper picked a peck of pickled peppers, पर से शुरू हो रहा है। Betty Botter bought some butter, but she said the butter is bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter. इस तरीके के एग्जाम्पल्स अगर याद रख सकें तो ज़रूर लिखिए अपने एग्जाम में, और उसके बाद बता दीजिए कि कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, सेली सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। तो दो साउंड्स यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, एक तो स का और एक श का। तो ये साउंड्स रिपीट हो रही हैं, इनकी रेपिटेशन को आप लिख सकते हैं। एलिट्रेशन का पर्पस ही है म्यूजिकल क्वालिटी को कॉज करना बाय रिपीटिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स। इट एड्स अ सेंस ऑफ हार्मनी। लिटरेरी एग्जाम्पल अगर याद रख सकें तो ज़रूर दें। शेक्सपियर के टेम्पेस्ट प्ले में देयर इज अ पोइट्री फुल फेटम फाइट डाई फादर लाइज ऑफ हिज एरियल बोन्स एंड कॉरल मेड दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आइज। देखकर ही आपको पता चल गया होगा फर्स्ट लाइन में एलिट्रेशन है फॉर साउंड का। सो उसके बाद आप इस तरीके से समराइज कर दीजिए। इन शॉर्ट, एलिट्रेशन इज अ पावरफुल टूल इन द राइटर्स आर्सेनल, offering opportunities for creativity, expression, communication. Whether used subtly or prominently, it can enrich the language और रीडर्स को एंगेज करता है, रीडर की सेंसेस को इवोक करता है, बहुत इम्पैक्टफुल होता है और इतना रिदमिक होता है कि मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहता है रीडर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था ब्लैंक वर्ड्स का। तो शुरुआत आप ब्लैंक वर्ड से करेंगे, अगर उसकी कोई हिस्ट्री है तो वो लिखेंगे, एग्जाम्पल देंगे और कंक्लूजन। बस इसी फॉर्मेट में आपको आंसर करने हैं, इसी स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करते हुए, एंड यू आर डन। Blank verse, a form of poetry characterized by unrhymed lines of iambic pentameter. मैंने आप सभी को पेंटामीटर भी बहुत अच्छे से बताए हैं, इस वीडियो में नहीं कर सकते डिटेल में, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग है। इन ब्लैंक वर्स ईच लाइन टिपिकली कंटेन्स 10 syllables, not always but typically, while alternating stressed and unstressed syllable, creating a rhythmic pattern known as generally iambic pentameter. Blank verse almost always has a meter of iambic pentameter. It is possible for it to have a different meter, but that is a very rare chance. Only metered poetry that lacked rhyme can qualify as blank verse. Metered poetry that lacks rhyme, ये दोनों बहुत specific qualities हैं blank verse के लिए. Metered poetry that has rhyme is called formal verse. तो अगर मीटर्ड पोइट्री में राइम भी है तब हम उसको फॉर्मल वर्स कहेंगे, अदरवाइज वी विल कॉल इट ब्लैंक वर्स। फर्स्ट नोन यूज ऑफ ब्लैंक वर्स, इसके बारे में मेंशन कर दीजिए। इट वाज बाय हेनरी हॉवर्ड, जिनको कि अर्ल ऑफ सिरे का टाइटल भी मिला हुआ था। उन्होंने अपनी ट्रांसलेशन ऑफ एनेड में इस्तेमाल किया था ब्लैंक वर्स। जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में इस्तेमाल है ब्लैंक वर्स, जो कि एक बिब्लिकल स्टोरी है फर्स्ट मैन और वुमेन के एवोल्यूशन की। आप यहाँ देख रहे हैं राइम नहीं है। इमेंस, प्रोड्यूस, फुल, फोर्थ, कोई भी वर्ड्स आपस में राइम नहीं करते, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, लेकिन मीटर्स इंटैक्ट हैं। तो मीटर्स इंटैक्ट हैं लेकिन राइम नहीं है, तो ऑफ कोर्स इट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ब्लैंक वर्ड्स।
शेक्सपियर ने भी काफ़ी इस्तेमाल किया है ब्लैंक वर्स को। लास्ट में आप समरी लिख सकते हैं कि ब्लैंक वर्स की काफ़ी लंबी हिस्ट्री रही है। बहुत से नोटेबल पोएट्स ने यूज़ किया है अपने ड्रामेटिक वर्क्स में, प्लेस में, पोम्स में। बहुत वर्सेटाइल है, वेल सूटेड है फॉर कन्वेइंग कॉम्प्लेक्स थीम्स, नैरेटिव्स एंड कैरेक्टर्स विद अ सेंस ऑफ फॉर्मल एलिगेंस एंड रिदम। अब बात करेंगे हीरोइक काप्लेट की। हीरोइक काप्लेट इज राइमिंग काप्लेट और two lines of poetry written in iambic pentameter. The poetic meter is what distinguishes a heroic couplet from a regular couplet. रेगुलर काप्लेट में कोई और मीटर भी हो सकता है, लेकिन हीरोइक काप्लेट में आयाम्बिक पेंटामीटर होता है। ईच लाइन इन आयाम consists of 5 आयाम्स and total 10 syllables. अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड का कॉम्बिनेशन होता है आयाम्बिक पेंटामीटर और टोटल 10 syllables होते हैं। तो दिस इज द वे इट विल बी रिटन। 1 मीटर, सेकेंड मीटर, थर्ड मीटर, फोर्थ मीटर एंड फिफ्थ मीटर, इस तरीके से कॉम्बिनेशन चलेगा। यूज ऑफ हीरोइक काप्लेट वॉज पायनियर्ड बाय जॉफरी चौसर। ये लिखेंगे तो आपके एग्जाम में एक अच्छी वेटेज आएगी। इन द लेजेंड ऑफ गुड विमेन एंड कैंटरबरी टेल्स, इन दोनों वर्क्स में इस्तेमाल किया है चौसर जी ने हीरोइक काप्लेट का, एंड जनरली कंसिडर टू हैव बीन परफेक्टेड बाय जॉन ड्राइडन एंड अलेक्जेंडर पोप इन रेस्टोरेशन एज। तो चौसर जी ने शुरुआत की और उस फैशन को कंटिन्यू किया जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप ने रेस्टोरेशन एरा में। So, the heroic couplet is often associated with English Baroque work of John Dryden and Alexander Pope, जिन्होंने इस्तेमाल किया अपनी ट्रांसलेशंस में, ट्रांसलेशंस ऑफ वर्जिल एंड होमर रिस्पेक्टिवली। ये याद रखिएगा। मेजर पोम्स इन द क्लोज्ड कपलेट अपार्ट फ्रॉम द वर्क्स ऑफ ड्राइडन एंड पोप एंड सैमुअल जॉनसन्स द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, ऑलिवर गोल्डस्मिथ द डिजर्टेड विलेज, जॉन कीट्स लैमिया, ये सभी एग्जाम्पल्स भी याद रख पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। कई बार हमें लाइंस याद नहीं रह पाती हैं, अगर ये लाइंस भी आपको याद रह जाए जो कि मैं एनियड मिड से एग्जाम्पल दे रही हूँ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर लाइंस याद नहीं रहती तो एटलीस्ट मेंशन करिए कि ड्राइडन ने कहाँ इस्तेमाल किया है, पोप ने कहाँ इस्तेमाल किया है, सैमुअल जॉनसन ने कहाँ पर इस्तेमाल किया है, ऑलिवर गोल्डस्मिथ ने कहाँ पर इस्तेमाल किया है, जॉन कीट्स ने कहाँ पर इस्तेमाल किया। इतना एग्जाम्पल भी देंगे तो दैट ऑल्सो विल बी इम्प्रेसिव फॉर द एग्जामिनर। अगर आप पर्टिकुलरली एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एलेक्जेंडर पोप की ये काफ़ी अच्छी लाइन्स हैं। टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन एक्सेप्ट द लॉट एंड टू नॉट रिपाइन। तो यहाँ पर राइम भी है और आयाम्बिक पेंटामीटर भी है, दोनों ही फॉलो हो रहे हैं। दिस इज व्हाट मेक्स इट हीरोइक काप्लेट। लास्ट में समराइज कर दीजिए। नथिंग मोर देन दैट, हीरोइक काप्लेट traditional form of poetry consisting of 2 lines of rhymed iambic pentameter, often used in epic and narrative poetry. That's it. अब बढ़ते सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, जहां पर लिरिक, कॉन्सोनेंट्स और फ्री वर्स दिए गए हैं और कोई दो करने हैं आपको। अगर आप लोगों ने मेरे नोट्स रेफर किए हैं या क्लासेस अटेंड की हैं तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी टफ नहीं हैं। कोई भी और टॉपिक भी आ सकता है आपको, और more or less it will remain from the topics that I have given to you in the PDFs. Lyric poetry, one of the oldest and most enduring form of poetry, characterized by expression of personal emotions, thoughts and feelings in a concise and musical manner. तो ये लिरिक पोइट्री के सभी फीचर्स को मैंने समराइज कर दिया है। ऑल्दो पीडीएफ में मैंने थोड़ा डिटेल में बताया है सब कुछ, लेकिन वर्ड लिमिट आप यहाँ पर क्रॉस नहीं कर सकते हैं। जब मैं क्लास में समझा रही हूँ तो एक एक टॉपिक मुझे डिटेल में विद एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताना पड़ता है, लेकिन उतना सब कुछ आप लिख नहीं पाएंगे। उसमें से कुछ रिटेन करते हैं और उसको लिखते हैं। Modern lyrical poetry, a formal type of poetry which expresses personal emotions or feelings typically spoken in first person, not a hard and fast rule actually. 18th और 19th सेंचुरी में रोमांटिक मोमेंट के ड्यूरेशन में लिरिक पोइट्री बहुत पॉपुलर हुई थी, क्योंकि आप सब जानते हैं रोमांटिक पोइट्री का भी इन्फ्लुएंस रहता है इंडिविजुअलिज्म, इमोशन और इमेजिनेशन पर। Poets such as William Wordsworth, S.T. Coleridge, John Keats wrote lyric poems that celebrated nature, the sublime, and the inner feelings in the workings of human being. और उनके वर्क्स का बहुत बार डीप कनेक्शन रहा है नेचुरल वर्ल्ड से। दिस इज व्हाट मेक्स देयर पोएट्रीज लिरिकल पोएट्री। कुछ बुलेट पॉइंट्स में फीचर्स दे दीजिए। ब्रेविटी, शॉर्ट होती है, म्यूजिकलिटी होती है, सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन होता है इमोशन और थॉट का।
Unlike narrative or epic poetry, which tells a story or recounts some events, lyric poetry focuses on capturing fleeting moments, emotions, and impressions. So, this is what makes it different from narrative or epic poetry. लिरिक पोइट्री में बहुत बार विविड इमेजरी होती है, सेंसरी लैंग्वेज होती है जो कि आपके किसी ना किसी सेंस को इवोक कर देगी. फिगरेटिव डिवाइसेस भी होते हैं और वो भी काफ़ी सिंपल मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन टाइप, जो कि किसी ना किसी तरीके का मूड या एटमॉस्फेयर इवोक करते हैं. लिरिक पोइट्री बहुत ही वाइब्रेंट एसेंशियल फॉर्म है पोइटिक एक्सप्रेशन का, जो कि ह्यूमन एक्सपीरियंस और इमोशन की डेप्थ तक जाता है. शेक्सपियर का सबसे पॉपुलर सोनेट, सोनेट 18, इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ लिरिक पोइट्री. शैल आई कंपेयर द टू अ समर्स डे, नाउ आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट. तो म्यूजिकल क्वालिटी भी है, मीटर भी है, रिदम भी है, इमोशन को भी इवोक किया जा रहा है. एवरीथिंग इज देयर. शॉर्ट भी है पोइट्री, सोनेट है तो, so it falls under the category of lyric poetry. So as a summary, you can write this: lyric poetry often reflects the personal emotions, feelings and experiences of the poet. Subjective होती है नेचर में, पोएट का इनर माइंड, इनर वर्ल्ड कॉन्वे करती है. लिरिक पोएट्री स्ट्राइव्स फॉर इमोशनल ऑथेंटिसिटी एंड सिंसेरिटी, और पोएट सीख करता है अपने जेन्युइन एक्सप्रेशंस को, इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक मौका. अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स की. कॉन्सोनेंट्स एक लिटरेरी डिवाइस है दैट इन्वॉल्व्स द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स. ये ध्यान रखना है आपको. और एलिट्रेशन से अलग होता है. अनलाइक एलिट्रेशन विच रिपीट्स कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, कॉन्सोनेंट्स अकर्स विद इन वर्ड्स और एट द एंड ऑफ द वर्ड्स. कॉन्सोनेंट का भी पर्पस वही होता है जो एलिट्रेशन का होता है, म्यूजिकलिटी, रिदम, एम्फेसिस प्रोवाइड करना, लेकिन यूसेज डिफरेंट होता है. किस तरीके से, वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. अब यहाँ एग्जाम्पल देखिए. पिटर पेटर, देखने में एलिट्रेशन लग रहा है, येस एलिट्रेशन भी है, लेकिन साथ ही साथ देखिए ट साउंड पिटर पेटर में और र साउंड ये भी तो रिपीट हो रहा है. तो ये रेपिटेशन इसको कॉन्सोनेंट्स बनाती हैं. ब्लैंक एंड थिंक, क का रेपिटेशन, स्ट्रोक ऑफ लक, क का रेपिटेशन. तो इस तरीके के रेपिटेशन विल बी कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. एडगर एलन पो, जो कि मास्टर ऑफ डिटेक्टिव नॉवेल्स बोले जाते थे, उनका भी एक एग्जाम्पल है मेरे पास. वंस अपॉन अ मिडनाइट ड्रेरी, while I pondered weak and weary. So repetition of r sound in dreary, pondered and weary. That is what makes it consonants. अभी भी कंफ्यूजन है, एक बार और देख लेते हैं. कॉन्सोनेंट्स, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द मिडल और एंड ऑफ द वर्ड्स. ये एग्जाम्पल कॉन्सोनेंट्स का है. ही स्ट्रक सम हार्ड लक व्हेन हिज ग्रैंडसन टक, क क क. एलिट्रेशन बिगिनिंग में, शीप शुड शोर इन अ शेड. एंड एसोनेंस, एसोनेंस के साथ अगर कंफ्यूजन है तो एसोनेंस में रेपिटेशन ऑफ वॉल साउंड होता है. क्लैप योर हैंड्स एंड स्टैम्प योर फीट. ए ए ए ए ए साउंड जो कि वॉवल साउंड है वो रिपीट हो रहा है, वो एसोनेंस है. मे बी आपको एग्जाम में एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, एसोनेंस में से कुछ और आ जाए, कुछ भी आ सकता है, कोई भी लिटरेरी डिवाइस आ सकता है, तो लिटरेरी डिवाइसेस को डीपली कवर करिएगा. So this is how you can summarize. Consonants can add texture and depth to language, enhancing the auditory experience for the reader or listener. ये consonants, assonance, alliteration ये सब कुछ ऑडिटरी एक्सपीरियंस देते हैं रीडर को, तो ये लाइन आप हर एक में यूज कर सकते हैं. इट इज वर्सेटाइल लिटरेरी डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड for various effects, from creating mood and atmosphere to reinforcing meaning and imagery. अब बढ़ेंगे अपने फ्री वर्स की तरफ. ओपन फॉर्म ऑफ पोइट्री है which in its modern form arose through the French verse libre, जिसका मतलब है आजाद. It does not use consistent meter pattern, rhyme or any musical pattern. एक तरीके से बिल्कुल नेचुरल colloquial speech होती है फ्री वर्स. तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स, लैक ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड एब्सेंस ऑफ राइम. फ्री वर्स पोइट्री डज नॉट फॉलो ट्रेडिशनल पोइटिक फॉर्म सच एज सोनेट और हाइकूज, और कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं सच एज फॉर्मल वर्स. ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर. फ्रीडम है, फ्रीडम फ्रॉम फिक्स पैटर्न, फ्रीडम फ्रॉम राइम, फ्रीडम फ्रॉम स्टेंजा लेंथ, फ्रीडम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ट्रेडिशन,
be it rhyme, be it rhythm, be it length of the stanza. विलियम कार्लस विलियम जी की एक पोइट्री देखिए. सो मच डिपेंड्स अपॉन अ रेड व्हील बैरो ग्लेज्ड विद रेन वाटर बिसाइड द वाइट चिकन्स. कहीं कोई राइम नहीं है. अपॉन, बैरो, वाटर, चिकन्स और मीटर भी अनईक्वल हैं. तो इस पोइट्री में विलियम कार्लस विलियम जी ने फ्री वर्स यूज़ किया है और एक विविड इमेज क्रिएट की है एक रेड व्हील बैरो की. बिल्कुल एवरीडे सिंपल लैंग्वेज की पोइट्री है, फ्री फ्रॉम एनी स्ट्रिक्ट राइम, रिदम, मीटर और लाइंस की लेंथ की भी अगर बात करें तो अलग अलग हैं. तो एक नेचुरल फ्लो बनता है इससे किसी भी पोइट्री का. So in summary, free verse poetry is characterized by its freedom from traditional constraints, allowing poets to explore limitless possibilities of language and expression, dynamic and versatile form that continues to evolve and adapt to the changing landscape of contemporary poetry. तो जिस भी तरीके की पोइट्रीज एट प्रेजेंट प्रिवेल हो रही हो, कोई भी रूल्स रेगुलेशन सोसाइटी में चल रहे हो, फैशन में हो पोइट्री को लेकर, उन सब रूल्स रेगुलेशन से दूर जाकर अगर कोई राइटर कोई पोइट्री लिखता है अपने हिसाब से बिल्कुल नेचुरल स्पीच की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड अ फ्री वर्स. In the same fashion, we will keep on discussing rest of the questions too in each subsequent video. आप अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से करते रहिए. इट इज़ हाई टाइम कि आप सबको अब राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी चाहिए. एंड अ ग्रेट गुड लक फ्रॉम माई साइड टू एवरीवन. Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback.